नमस्कार साथियों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत ब पाठ्यक्रम स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का पहला पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें आपकी जानकारी के लिए 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर का आकलन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने वास्तव में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसमें 26 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रस्तुत हैं। तो आइए चलते हैं इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 1, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, रविंद्र केलेकर। आप सबको मालूम है इसका उत्तर ब नंबर है, मुंशी प्रेमचंद। आप सबको मालूम है सुमित्रा नंदन पंत ये कवि हैं। काव्य खंड में इनका पाठ है। और लीलाधर मंडलोई गद्यकार हैं। ततारा व मीरो कथा के लेखक हैं। रविंद्र केलेकर ये पतझड़ में टूटी पत्तियां गद्य के लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी पर्वत प्रदेश में पावस से संबंधित हैं और शुरू में ही हमने इसका शीर्षक दे दिया मुंशी प्रेमचंद। उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा स नंबर, 5 साल। बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? 3 दर्जे, 4 दर्जे, 5 दर्जे, 6 दर्जे। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, 3 दर्जे। ये सब आपके टेक्स्ट बुक के बड़े भाई साहब पाठ के पहली और दूसरी लाइन से ही संबंधित है कि लेखक से बड़े भाई साहब 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। तो यहीं से ही बेसिक प्रश्न है। यहाँ पर अ नंबर हो जाएगा, 3 दर्जे आगे थे। चौथे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बड़े भाई साहब कितने साल के थे? 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, 14 साल के थे। बड़े भाई साहब की उम्र था 14 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे भाई की उम्र कितनी थी? 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन, 9 साल। ये सभी फर्स्ट पेज से ही संबंधित प्रश्न हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल की थी। ये लेखक अपने बारे में बता रहा है। तो बड़े भाई की उम्र क्या हो गया? 14 साल हो गया और छोटे भाई की उम्र हो गई 9 साल, 9 ईयर्स, 14 ईयर्स, 9 ईयर्स। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है।
छोटे भाई और बड़े भाई साहब की उम्र में कितने साल का अंतर था? 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल। आप अंदाजा लगा लीजिए, उत्तर हो जाएगा अ नंबर 5 साल। निश्चित रूप से बड़े भाई साहब की उम्र 14 है और छोटे भाई की उम्र 9 साल। तो दोनों के बीच में कितना गैप हो गया? 5 इयर्स, 5 साल का अंतर था। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। छोटे भाई कौन सी कक्षा जमात में थे? छोटे भाई की कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। उत्तर हो जाएगा स नंबर 5वीं कक्षा में थे। ये बड़े भाई साहब पाठ का फर्स्ट पेज का ही नीचे से दूसरी लाइन में है। ये छोटे भाई कौन सी कक्षा? कक्षा को उर्दू में बोलते हैं जमात, तो वो 5वीं कक्षा में थे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़े भाई साहब कौन सी कक्षा जमात में थे? हम पिछले में देखे छोटे भाई का, अब बड़े भाई का। 5वीं, 9वीं, 7वीं, 10वीं। उत्तर हो जाएगा 9वीं जमात में थे, 9वीं कक्षा में थे। तो छोटा भाई कौन सी कक्षा में था? 5वीं कक्षा में। बड़ा भाई 9वीं कक्षा में। बड़े भाई की उम्र 14 साल, 14 ईयर्स। छोटे भाई का उम्र 9 ईयर्स, 9 साल। दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। कक्षा में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इस तरह से ये बेसिक प्रश्न है, ये सभी पेज नंबर 1 से ही संबंधित है। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अ चिंतनशील, ब मननशील, स गुणनशील, द अध्ययनशील। उत्तर हो जाएगा द नंबर अध्ययनशील। ये फर्स्ट पेज के पैराग्राफ के ही स्टार्टिंग वाक्य में लिखा हुआ है, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से फर्स्ट पेज से ही लिया है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी, किताब के हाशियों पर किन की तस्वीरें बनाया करते थे? अ चिड़ियों की, ब कुत्तों की, स बिल्लियों की, द उपर्युक्त सभी की। उत्तर हो जाएगा द नंबर उपर्युक्त सभी की। ये अक्सर प्रश्न में पूछ दिया जाता है, लघुत्तरी प्रश्न है ये। बड़े भाई साहब हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे। हम पिछले प्रश्न में ही पढ़े, उनका स्वभाव अध्ययनशील का था और जब पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो वह अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपने कॉपी, नोट या किताब के हाशियों पर, मार्जिन लाइन पर कभी चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करता था, कभी बिल्लियों की, कभी कुत्तों की। ऐसे चित्र बनाया करके अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को आराम देने का, रेस्ट देने का काम करता था। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आंख फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अपनी आंखें फोड़ लेना, आंखें बंद कर लेना, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े आराम से सोना। उत्तर हो जाएगा स नंबर बड़े ध्यान से पढ़ना। साथियों, बड़े भाई साहब पाठ में सबसे अधिक मुहावरे हैं और हमने पाठों पर आधारित मुहावरे और उसके अर्थ का वीडियो भी इस चैनल में, जीत एजुकेशन चैनल में डाल चुके हैं। आप वहां जा कर के उसको पढ़ भी सकते, देख भी सकते, लिख भी सकते हैं। उसको लिखने लायक ही हमने वहां पर पूरे पाठ वाइज
गद्यांश, काव्यांश, संचयन, तीनों का हमने वहाँ पर पाठों पर आधारित मुहावरे स्पष्ट और साफ सुथरे अक्षरों में लिखकर वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वहाँ जा कर के आप देख सकते, आपको वहाँ मिल जाएगा। आंख फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो गया बड़े ध्यान से पढ़ना। 12वां नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। बड़े भाई साहब पाठ के अनुसार भूमंडल का स्वामी कौन था? श्री राम, रावण, श्री कृष्ण, कंस। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, रावण को कहा जाता था भूमंडल का स्वामी, और इनको चक्रवर्ती भी कहा जाता है क्योंकि इनका शासन चारों दिशाओं में फैला था। इवन देवताओं को भी वह अपने वश में कर रखा था, अपना गुलाम बना करके रखा था अपने घर में। इसलिए रावण को भूमंडल का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अहंकार के कारण किन लोगों का पतन या विनाश हुआ? रावण का, शैतान का और साहेरूम का, उपर्युक्त सभी का। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी का। अहंकार के कारण रावण का भी विनाश हो गया। आप सबको मालूम है वह इतना ज्ञानी था, ताकतवर था। रावण विशर्वा ऋषि का पुत्र था, उसके पिता का नाम है विशर्वा, उनका पुत्र था। इसके बावजूद भी वह अपने अहंकार के कारण मारा गया। शैतान, इसको भी अभिमान हो गया था कि वह ही ईश्वर का सच्चा भक्त है, ऐसा उसके मन में अभिमान हुआ और उसको भी स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, नरक में ढकेल दिया गया। उसी तरह से साहेरूम जो रोम का राजा था, उसको भी अहंकार हुआ कि वह सबसे बड़ा दानी है, और अंत में वह भीख मांग मांग कर मर गया। तो ये तीनों, रावण, शैतान और रोम का राजा साहेरूम, ये तीनों अहंकार के कारण मारे गए, इनका विनाश हुआ, इनका पतन हुआ। चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ है लोगों को कष्ट पहुंचाना, सुखी को और सुखी करना, दुखी को और दुखी करना, घाव पर नमक डालना। उत्तर हो जाएगा स नंबर, घाव पर नमक छिड़कना। बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे है। दुखी को और दुखी करना, इसका सही अर्थ है। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। किसके कारण आदमी के जीवन में संयम आ जाता है? समय की पाबंदी, घंटे की पाबंदी, दिन की पाबंदी, नियम की पाबंदी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन, समय की पाबंदी। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, पेज नंबर 59 का पहली लाइन में ही समय की पाबंदी पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, और कैसे विस्तार से लिखने के लिए बोला जाता है, उसी पर बड़े भाई साहब ने व्यंग्य किया है। और कहता है कि कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी महत्वपूर्ण चीज है। आदमी के जीवन में जब यह समय की पाबंदी आ जाती है तो वह व्यक्ति उन्नति करने लगता है और वह व्यक्ति प्रशंसा का पात्र भी बनता है। इसलिए जीवन में संयम आ जाता है
समय की पाबंदी के कारण, यानी टाइम मैनेजमेंट, आप अंग्रेजी भाषा में कहा जाता हो टाइम मैनेजमेंट के कारण व्यक्ति की उन्नति भी होती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 16वें प्रश्न में क्या है, आइए देखते हैं। एक जमाने में लोग कौन सी दर्जा कक्षा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे? 5वां जमात, 7वां जमात, 8वां जमात, 10वां जमात। उत्तर हो जाएगा स नंबर 8वां जमात, यानी 8th क्लास, 8वीं कक्षा। एक जमाने में लोग 8वीं कक्षा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते हैं, और उस जमाने में कितने ही प्रथम श्रेणी के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट, लीडर, समाचार पत्रों के संपादक, न्यूज़पेपर के एडिटर, ये सब लोग 8th क्लास पास करके ही पद प्राप्त कर लेते थे उस एक जमाने में, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। 17वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पन्ने रंगना मुहावरे का सही अर्थ है। पन्ने की रंगाई करना, पन्ने की पेंटिंग करना, पन्ने में चित्र बनाना, बेकार में लिखना। उत्तर हो जाएगा द नंबर, बेकार में लिखना। साथियों, वास्तव में मुहावरे का सीधा अर्थ नहीं होता। मुहावरे अप्रत्यक्ष अर्थ की ओर इंगित करता है, और बड़े भाई साहब पाठ में इतने मुहावरे हैं कि सारे टेक्स्ट बुक एक साइड और बड़े भाई साहब पाठ का में प्रयुक्त मुहावरे हैं वह एक साइड। इसलिए हमने मुहावरों को यहाँ पर स्थान दिया, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ जो मुहावरे प्रस्तुत हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न भी दिए जाते हैं, इसलिए हमने उसको प्रश्न में बराबर स्थान दिया। और हमारे चैनल में मुहावरे से संबंधित पाठ के अनुसार लेसन वाइज आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ जा कर के डिटेल में आप देख भी सकते हैं। तो पन्ने रंगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बेकार में लिखना। 18वें प्रश्न में देखते हैं क्या है, MA, डी फिल और डिलीट किसकी बराबरी नहीं कर सकते? जिंदगी का, तजुर्बा का, शिक्षा का, ज्ञान का। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, तजुर्बा। वह बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हुए कहता है, पेज नंबर 61 में है, आप कितनों भी डिग्री प्राप्त कर लो, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लो, MA कर लो, डिफिल कर लो या डिलीट कर लो, वह व्यक्ति के तजुर्बे का, तजुर्बा मीन्स अनुभव, अनुभव को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कहा जाता है ना कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, अर्थात हमारे पास जिंदगी का अनुभव है, तजुर्बा है। और तजुर्बा किसी पढ़ाई से कम नहीं होता, क्योंकि वह उनके जीवन का वास्तविक अनुभव होता है, रियल लाइफ का रियल एक्सपीरियंस होता है। इसलिए गांव में सामान्य जो लोग होते हैं वे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बुद्धिमान होते हैं। पढ़े लिखे लोग ही बुद्धिमान हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े लिखे से ज़्यादा चालाक हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, इस तजुर्बे के कारण, इस अनुभव के कारण, इस एक्सपीरियंस के कारण। इसलिए शिक्षा उसकी बराबरी नहीं कर सकता, किसका? तजुर्बे का, अनुभव का, एक्सपीरियंस का। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का हाथ पैर फूल जाना, हाथ पैर में बहुत दर्द होना, परेशानी देखकर घबरा जाना, समस्या देखकर प्रसन्न होना। उत्तर हो जाएगा स नंबर, हाथ पांव फूल जाना।
परेशानी देखकर घबरा जाना। और एक बात साथियों, हमारे हिंदी में जितने भी लगभग ज़्यादातर मुहावरे व्यक्ति के शारीरिक अंगों पर आधारित हैं, व्यक्ति के, पशु पक्षियों के हाव भाव, क्रियाकलाप, उनके शारीरिक अंग, व्यक्ति के शारीरिक अंग, उन्हीं पर ही ज़्यादातर मुहावरे आधारित हैं। जैसे हाथ पांव देखो, व्यक्ति के शरीर से आ गया। और कितने सारे ऐसे हैं जो जीव जंतुओं या पशु पक्षियों की ओर इशारा करके मुहावरे बने हुए हैं। तो हाथ पांव फूल जाने का मतलब वास्तविक अर्थ होता है परेशानी देकर या समस्या देखकर घबरा जाना होता है। 20वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। हेडमास्टर साहब कहाँ से एमए किया था? ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, नालंदा से, तक्षशिला से। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, ऑक्सफोर्ड से। आपके पार्ट में 61 पेज नंबर के अंतिम 5-6 लाइनों में इनका वर्णन आया है। हेडमास्टर साहब एमए की पढ़ाई किया था और वह ऑक्सफोर्ड से किया था। और ऑक्सफोर्ड कहाँ है? आप सबको मालूम है, लंदन में स्थित है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। हेडमास्टर साहब कितने रुपये महीना वेतन पाते थे? 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, 1000 रुपये। उस जमाने में हेडमास्टर साहब की सैलरी कितनी थी? 1000। हमने 20वें नंबर में ये भी देखा कि हेडमास्टर साहब की शिक्षा कहाँ तक हुई है, तो वहाँ लिखना है आपको एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, जिसको बोला जाता है पीजी की पढ़ाई किया हुआ था। वो भी ये एक प्रश्न बन सकता है, हमने उसको उसी में जोड़ दिया। तो हेडमास्टर साहब 1000 रुपये महीना वेतन पाते थे। 22वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। हेडमास्टर साहब के घर की प्रबंध इंतजाम कौन करते थे? उनके पिताजी, बहन जी, माता जी, बहुरानी। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन, उनकी माता जी। हेडमास्टर साहब ऑक्सफोर्ड से एमए करने के बावजूद भी अपने घर की जो व्यवस्था है, प्रबंध है, उसको संभाल नहीं पाते थे। 1000 रुपया एक माह तक नहीं चल पाता था, कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन जब उसकी बूढ़ी माँ संभालती थी, जो कि एक अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पुत्र के जैसा सुशिक्षित नहीं था, डिग्री वाला नहीं था, इसके बावजूद भी उनकी माँ 1000 रुपये में से पैसे बचा लेती थी। तो यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक महीने में 1000 खर्च करके लोन लेना पड़ता था, दूसरों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन जो उसकी अनपढ़ माँ थी, वृद्ध माँ थी, वह वृद्ध माँ पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद 1000 रुपये में से पैसे बचा लेती थी। तो यहाँ पर आप बताइए कौन ज़्यादा अच्छा है, वह एमए पढ़ा हुआ हेडमास्टर साहब या कि उनकी कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ उनकी माता जी? जो पैसे बचाता है वह अच्छा है या जो उधार लेकर चलाता है वह अच्छा है? आप खुद निर्णय ले सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हेडमास्टर साहब के घर की प्रबंध का इंतजाम स नंबर, उनकी माताजी करती थी। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है। आटे दाल का भाव मालूम होना, उत्तर हो जाएगा द नंबर कठिनाई का सामना करना। जब व्यक्ति को मुसीबत आती है तब वह सोच पछताने लगता है, उसीलिए उनको कहते हैं कि अब आपको मालूम हुआ आटे दाल का भाव क्या होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा द नंबर कठिनाई का सामना करना, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ है। 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? ये क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है साथी। पढ़ाई से, अनुभव से, ज्ञान से, धन से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर अनुभव से। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। केवल पुस्तकें पढ़ लेने या कक्षा की पढ़ाई कर लेने मात्र से व्यक्ति को जीवन की समझ नहीं आती। जीवन को वास्तविक समझ उसके अनुभव से, जिसको अंग्रेजी में एक्सपीरियंस बोलते, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से, वास्तविक जीवन के तजुर्बे से जीवन की समझ आती है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है और क्यों जोड़ दिया जाता है। तो इसमें बड़े भाई साहब के साथ साथ वही हेडमास्टर साहब का अनुभव बताना है। बड़े भाई साहब के माँ बाप जो कम पढ़े लिखे थे उनका अनुभव बताना है और उसको समझाना है। चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों, ये भी पूछ दिया जाता है। ये भी प्रश्न है सीधा सीधा। उत्तर हो जाएगा द नंबर, ऑप्शन में देख सकते, खेलने कूदने की, काम करने की, पतंग उड़ाने की, दिन रात पढ़ने की। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे, दिन रात पढ़ाई करने की सलाह देते थे। जैसे बड़ा भाई स्वयं पढ़ता था उसी तरह पढ़ने की सलाह देते थे। खेल कूद में अपना समय नष्ट न करने की सलाह देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान देने की बात करते थे। आइए देखते हैं आज के 26वें और अंतिम प्रश्न में क्या है। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया, दिन रात सोना प्रारंभ कर दिया, पतंगबाजी का चस्का लगा लिया, खेलना कूदना आरंभ कर दिया। उत्तर हो जाएगा स नंबर, पतंगबाजी का चस्का लगा लिया। आप पाठ का वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपको आया होगा कि जब वह बड़ा भाई साहब 2 बार परीक्षा में फेल हो जाता है, छोटा भाई दोनों ही बार प्रथम श्रेणी में कम पढ़ करके खेल कूद करके पास हो जाता है और बड़ा भाई दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके फेल हो जाता है, तब वह अपने छोटे भाई की ओर थोड़ा कम ध्यान देता है। सोचता है कि अब छोटा भाई भी समझदार हो गया है, इसलिए उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सोचता है। और वह देख करके भी उनकी कमियों की ओर ध्यान नहीं देता, नरम हो गया। उसी नरम व्यवहार का उन्होंने फायदा उठाया और पढ़ना लिखना छोड़ देता है। वह दिन भर पतंगबाजी करने लगता है, पतंग उड़ाता है, जिसको पाठ में कहा गया है कनकौवे उड़ाना। कनकौवा उड़ाने का चस्का लगा लेता है। दिन रात काइट कंपटीशन, पतंग प्रतियोगिता की तैयारी करने लगता है। इस तरह से वह उसका गलत फायदा उठाया, मनमानी करने लगा। ऐसा
छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फायदा उठाया। तो इस तरह से साथियों हमने यहाँ पर बड़े भाई साहब पाठ से संबंधित 26 प्रश्न, मुहावरे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित और पाठ के बीच बीच से प्रश्न लिए। उसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। मुहावरे के लिए मैंने आपको बताया, मेरे वीडियो में उपलब्ध है, चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। सभी पाठों से संबंधित मुहावरे और उसके अर्थ आप नोट भी कर सकते हैं। व्याकरण से संबंधित भी वीडियो हमारे इस चैनल में मौजूद हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और कोई शंका हो, डाउट हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं गूगल मीट के समय में या व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद।